नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। And when the deal becomes fair, equitable, balanced, you will hear good news. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द मिलेगी गुड न्यूज। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान, यूएस से होगा न्याय संगत और संतुलित समझौता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ की प्री बजट बैठक। बजट को लेकर लिए सबके सुझाव। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही बिकवाली। रियल्टी, आईटी, मेटल शेयरों में दबाव। फिजिक्स वाला की दमदार लिस्टिंग, करीब 33% प्रीमियम के साथ एनएसई पर 145 रुपए में हुआ लिस्ट। 109 रुपए प्रति शेयर था इश्यू प्राइस। 45% तक उछला शेयर। बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया अपडेट। अगस्त 2027 में पहला फेज होगा शुरू। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 1 घंटे 58 मिनट होगी तय। वहीं दिसंबर में शुरू होगी देश की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। बिहार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर लिया तैयारियों का जायजा। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल को 10 दिन की रिमांड में भेजा। उमर को तकनीकी सलाह देने के साथ ड्रोन बनाने में जुटा था जसीर। कल हुई थी श्रीनगर से गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश सीमा पर मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी की मौत। 6 नक्सलियों के शव बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों से की बात, दी बधाई। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी के चलते एक्स समेत कई वेबसाइट काम नहीं कर पा रही हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, बताइए क्या हुआ है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जो क्लाउडफ्लेयर है एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इसके सर्वर के अंदर तकनीकी खराबी आई है और ये जो विश्व की करीबन 20% वेबसाइट्स को अपनी सर्विसेज देती है। तो इसके चलते, इस खराबी के चलते वो वेबसाइट्स पूरी तरह से डाउन हो गई हैं, वो काम नहीं कर रही है। इसके अंदर एक्स शामिल है, प्रीफ्लेक्सिव शामिल है, चैट जीपीटी, ओपन एआई और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इनकी सर्विसेज लेती हैं। तो अब इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। क्लाउडफ्लेयर ने अपनी वेबसाइट्स पर इसकी पुष्टि भी की है कि हाँ, हमारे यहाँ पर एक तकनीकी खराबी आई है और उसके इंजीनियर्स को दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक ये खराबी रहेगी तब तक आपकी कई सारी वेबसाइट्स आपकी काम नहीं करेंगी। आपके एक्स के अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डाउन डिटेक्टर एक वेबसाइट है जो कि बताती है कि करीब की कौन कौन सी वेबसाइट्स डाउन है, तो वो भी क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस वक्त डाउन है। तो हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले थोड़ी देर के अंदर इस जो टेक्निकल खराबी है उसको दूर कर लिया जाएगा और सारी वेबसाइट दोबारा से पहले की तरह काम करने की शुरुआत कर देंगी। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उसमें रुकावट आ रही है तो ध्यान दें, ये क्लाउडफ्लेयर में दिक्कत की वजह से हो सकता है। बढ़ते हैं आगे आने वाले बजट की तैयारियां अभी जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट के अलावा स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्या है इन बैठकों की डिटेल, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से क्या डिमांड्स रखी है? बिल्कुल, देखिए, कई सारे प्रतिनिधियों ने ये वित्त मंत्री से कहा, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो डेरिवेटिव के मुकाबले जो कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, लिहाजा इस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी की जाए। ये एक पहली मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि जो हाउस सेविंग्स होती हैं उसका पार्टिसिपेशन जो बैंक के जरिए होता है इक्विटी मार्केट में,
उसका पार्टिसिपेशन लगभग 5% के आसपास अभी होता है। इस लिहाजा उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने की जरूरत है, इसे बढ़ाकर 8% तक किया जाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी मांग थी वो थी बायबैक को लेकर। बायबैक को लेकर जो इंडस्ट्री था उनका ये कहना था कि बायबैक पे अभी जो पूरे अमाउंट पर टैक्स लगता है, जबकि सिर्फ मुनाफे पर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस पर एक बार टैक्स चुकाया जा चुका होता है और दूसरी बार भी पूरे अमाउंट पर टैक्स चुकाना एक तरह से ठीक नहीं है। लिहाजा जो सिर्फ मुनाफे की अमाउंट है उस पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। और सबसे जो अंतिम जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो शॉर्ट टर्म डिविडेंड पर जो टैक्स लगता है उसमें एनोमलीज है। उनका कहना है कि एनआरआईज जब इस डिविडेंड पर टैक्स चुकाते हैं तो उन्हें सिर्फ 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, एचएनआई हो, वो अगर टैक्स चुकाता है तो उसके स्लैब के मुताबिक लगभग 42% उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है। तो इसमें एक तरह से एक रुकता लाने की जरूरत है, इसको एनोमली है उसको दूर करना चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स कैपिटल मार्केट की तरफ से रखी गई है वित्त मंत्री के सामने। और आलोक, स्टार्टअप्स वगैरह के प्रतिनिधि भी थे, तो उनकी तरफ से किस तरीके की बजट डिमांड सामने आई है? बिल्कुल, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों से अभी वित्त मंत्री ने मुलाकात की है। दूसरी और तीसरी जो बैठक हुई आज के दिन, तो स्टार्टअप्स की तरफ से भी ये डिमांड की गई कि खासतौर से जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है काफी ज्यादा है, लिहाजा कैपिटल मुहैया कराया जाए। ग्लोबल मार्केट में रीच बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव और इनोवेशन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अगर R&D करना है तो ऐसे सेक्टर्स में सरकार को ज्यादा से ज्यादा फंड देने की जरूरत है, आसान कर्ज देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको टर्म लोन देने की जरूरत है, उनको टर्म लोन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है वहां पर बढ़ाने की जरूरत है, उसके लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो इस तरह की डिमांड स्टार्टअप की तरफ से ही है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से कहा गया कि खासतौर से जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है, उस पर जोर देने की जरूरत है। और साथ ही साथ कई तरह की जो स्कीम्स जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उसको रिज्यूम करने की जरूरत है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए रॉ मटेरियल पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या फिर बाहर से जो ज्यादातर बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है उसको एक तरह से रोकने की जरूरत है। तो इन तमाम सुझावों के साथ आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टार्टअप्स और कैपिटल मार्केट के दिग्गजों ने वित्त मंत्री से प्री बजट कंसल्टेशन बैठक की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा बजट की तैयारियों में, बजट प्री बजट बैठकों का दौर। बढ़ते हैं आगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक न्याय संगत और संतुलित समझौते पर सकारात्मक घोषणा होने के संकेत दिए हैं। I can assure all the distinguished participants that just like the rest of the world, the US also shares a strong bond with India. They see India as a trusted partner. We are both equally committed to working to expand trade and commerce between the two countries. And when the deal becomes fair, equitable, balanced, you will hear good news. अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 278 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 103 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। रियल्टी, आईटी, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी फार्मा और एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। 2025 में बाजार ने मायूस किया है, लेकिन 2026 में सेंसेक्स कहां तक जाएगा, ये सवाल हर निवेशक के मन में है। क्या सेंसेक्स 90,000 का होगा, 95,000 का होगा या फिर 1 लाख का होगा? पड़ गए ना चक्कर में? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस पर मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई क्या सोच रहे हैं। इसको डिकोड कर रहे हैं सुदर्शन कुमार। मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई ने ये नोट लिखा है। उनके अनुसार इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है और उसको आगे जाते हुए स्ट्रेंथ ही मिलेगा। उसका मेन कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्शन। अगर जो कोई रिस्क देखने को मिलेगा तो वो मेनली ग्लोबली नेचर रहेगा और
2026 मैक्रो के आधार पे आपको मेनली स्टॉक्स में ट्रेड करना होगा। अब आते हैं सेंसेक्स के टारगेट पे। 2026 एंड का जो उनका टारगेट है, बेस केस का टारगेट है 95,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, और अगर जो इस करंट लेवल से देखेंगे तो वो अपसाइड होगा ऑलमोस्ट 12% का। अगर जो बुल केस की बात करें तो वहां का टारगेट है ऑलमोस्ट 1,07,000, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 26% ऊपर है। और अगर जो बेयर केस की बात करें जिसका प्रोबेबिलिटी है 20%, वहां पे टारगेट है 76,000, और करंट लेवल से अगर जो बात करें तो वो होगा डाउन साइड ऑलमोस्ट 10%। अब आते हैं सेक्टर की बात करते हैं, कौन से उनके प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। उसका कारण ये बोल रहे हैं कि अर्बन डिमांड में लास्ट कुछ एक महीने में रिकवरी देखी गई है, और उसके कारण जो है वो कंजम्पशन को बूस्ट करेगी। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कट अनाउंस किया है वो भी इस सेक्टर के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल। उसका मेन कारण है कैपेक्स पिकअप। सिर्फ गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप नहीं, इवन प्राइवेट में जो आगे जाते हुए कैपेक्स पिकअप देखेंगे वो पॉजिटिव होगा इस सेक्टर के लिए। तीसरा है फिनेंशियल्स। उसमें ये बोल रहे हैं कि आपने लास्ट कुछ एक महीनों में सुन रहे होंगे कंसोलिडेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स और इवन डीरेगुलेशन, तो ये कारण है, इनको लगता है कि ये बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर्स पे इनका व्यूज न्यूट्रल है। फर्स्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि इनको लगता है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव करेगी, एंड उसका कारण है क्योंकि लास्ट कुछ एक महीने में रूरल का जो ग्रोथ रहा है ऑब्वियसली अर्बन के ग्रोथ से अच्छा रहा है, तो ये एक मेन कारण है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। उनका इसमें ये बोलना है कि एआई डिबेट जो चल रहा है वो डिमांड को हर्ट कर सकता है, लेकिन फॉरसिबल फ्यूचर में एटलीस्ट नियर टर्म में वो अर्निंग्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं कुछ एक सेक्टर जिसको इनका लीस्ट प्रेफर्ड कहें या नॉन प्रेफर्ड सेक्टर्स। फर्स्ट है यूटिलिटी, जहां पे उनका अंडरवेट स्टांस है। रीजन क्योंकि ये सिक्लिकलिटी नेचर का है। दूसरा आता है एनर्जी, क्योंकि यहां पे वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स प्रेफर कर रहे हैं ग्लोबल सिक्लिकल्स पे। और तीसरा आता है हेल्थ केयर, अभी ये डिफेंसिव नेम्स अवॉइड कर रहे हैं। लास्ट है मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी सिक्लिकल्स में जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्रियल्स के थ्रू ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये वो। तो अब आगे देखना हो कि अगले एक साल में हम 76,000 जाते हैं या 1,07,000 हिट करते हैं सेंसेक्स। इधर क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर में रिकॉर्ड $1.25 के पार निकलने वाला बिटकॉइन $90,000 तक फिसल गया है। क्या है इस गिरावट के कारण, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। बहुत शार्प गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो पहले तो वही आपको बता दें, जैसे आपने कहा $126,000 छूने के बाद 90,000 के नीचे के लेवल्स हमने यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। एक बेयर मार्केट यहां पर बन चुकी है। ओवरऑल अगर मार्केट कैप यहां पर हम देखें तो $4.4 ट्रिलियन का ऑल टाइम हाई इस साल में देखने को मिला था। वो मार्केट कैप अब गिर के $3.1 ट्रिलियन रह गया, तो यानी कि $1.2 ट्रिलियन की तो गिरावट ऐसे ही देखने को मिली है। अब पिछला एक महीना अगर देखें तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वहां पर हमने करीबन $600 बिलियन की गिरावट आते हुए देखी है, यानी कि लिक्विडेशन यहां पर जोरदार देखने को मिली है। अगर आप 2025 का साल देखें तो इसे आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ अच्छी खासी तेजी का था, खरीदारी थी, यूएस में रेगुलेशंस अच्छे आ रहे थे। लेकिन ये साल इसलिए भी जाना जाएगा कि इस साल हमने हैक्स, फ्रॉड्स, हाइस्ट और साथ ही साथ जिस तरह का रगपुल होता हुआ देखा है वो भी काफी बड़ी मात्रा में आए हैं, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है ये दिखाता है कि इस साल में क्रिप्टो एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास होने के साथ साथ होते होते रह गया, क्योंकि अब जिस तरह की मुनाफा वसूली पिछले एक महीने में देखने को मिली है, ज्यादातर क्रिप्टोज अब इन द रेड यहां पर कारोबार कर रहे हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरह की इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आई है वो आपको बताती है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर इस एरिया में बनती हुई नजर आई हैं। उनके हिसाब से $28 बिलियन यहां पर अवैध तरीके से या इलीगल तरीके से हमने यहां पर ट्रेड होता हुआ देखा है पिछले 2 सालों में क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंजेस पे। तो ये थोड़ा सा यहां पर कंसर्न है, इसकी वजह से थोड़ी सी और बेरिशनेस हमने मार्केट्स में आते हुए देखी। साथ ही साथ अगर आप बाइनेंस को देखें तो उन्होंने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम भी यहां पर दिए हैं। तो बाइनेंस में करीबन $400 मिलियन का हमने वॉलेट मूवमेंट यहां पर आता हुआ देखा ह्यूऑन ग्रुप की तरफ से, जो कि एक कंबोडियन कॉन्ग्लोमरेट है। $220 मिलियन का यहां पर OKX जो कि एक अदर एक्सचेंज है, यहां पर भी हमने कारोबार होता हुआ देखा। साथ ही साथ $900 मिलियन यहां पर हमने बाइनेंस में आता हुआ देखा सर्विस के थ्रू नॉर्थ कोरियन हैकर्स की वजह से। तो काफी सारे नेम्स और इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम बढ़ते हुए देखी।
साथ ही साथ ये जो स्टडी है वो ये कहती है कि जो एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड यहाँ पर करीबन $4 बिलियन स्कैम्स के तौर पर यहाँ पर अटैच किए जा सकते हैं। क्रिप्टो टू कैश ऑपरेशन जो है वो भी $500 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया है। तो चिंताएं यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं, मुनाफा वसूली लोगों ने ली है, एक ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से ये कॉइन लॉन्ड्री की तरीके से जो खबर आई है उसका एक बहुत बड़ा असर हमने क्रिप्टो के सेंटीमेंट पे पड़ता हुआ देखा है और कुछ और गिरावट शायद उस वजह से आगे जारी भी रह सकती है। भारत में लग्जरी कारों की मांग पारंपरिक बिजनेस ओनर्स से आगे बढ़ते हुए अब सैलरीड प्रोफेशनल्स तक पहुंच गई है। कैसे बदल रही है लग्जरी कारों की डिमांड, बिजनेसमैन के अलावा कौन खरीद रहा है लग्जरी कारें, विस्तार से बता रही हैं दीपाली राणा। गए वो दिन जब लग्जरी गाड़ियां सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स ही खरीदते थे। इनफैक्ट जो रीसेंट स्टडी है वो इंडिकेट करती है कि जो तेजी से इजाफा देखने को मिला है बायर्स में वो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं। इनफैक्ट सैलरीड प्रोफेशनल्स बायर्स के तौर पर तेजी से उभर रहे हैं और इनफैक्ट सैलरीड प्रोफेशनल्स के साथ साथ जहां से डिमांड आ रही है उसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स तो शामिल हैं ही, साथ ही जो स्टार्टअप्स की सीनियर मैनेजमेंट हैं वो भी लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल सेल्स भी देखेंगे लग्जरी गाड़ियों की तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। यानी अब से लगभग 4-5 साल पहले जो आंकड़ा होता था सैलरीड प्रोफेशनल्स का, जो कंट्रीब्यूशन होता था ओवरऑल सेल्स में, वो सिंगल डिजिट में होता था और आज की डेट में ये डबल डिजिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके प्रेफरेंस में बदलाव देखने को मिला है। यानी सेविंग्स पर से ज्यादा अब जो उनका ध्यान है वो बेटर एक्सपीरियंस पर है और इसीलिए वो अब लग्जरी लाइफस्टाइल पर स्पेंड कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अगर आप 4-5 सालों के ट्रेंड देखेंगे तो जो लग्जरी कार सेल्स है वो दोगुना हुई है। 2020 में जो आंकड़ा 28,600 यूनिट्स का था, 2024 में वो 51,000 यूनिट्स का पहुंच चुका है और 2025 के आंकड़े और भी एक्स्ट्रावेगेंट होंगे। इनफैक्ट जो मेजर प्लेयर्स हैं लग्जरी कार बिजनेस में, ओवरऑल लग्जरी कार मार्केट में 85% कंट्रीब्यूशन BMW, मर्क और ऑडी की तरफ से रहता है और उनकी अगर आप सेल्स बाइफर्केट करके देखेंगे तो BMW की टोटल सेल्स में 30% कंट्रीब्यूशन सैलरीड प्रोफेशनल्स का है जो सिंगल डिजिट में होता था अब से 5 साल पहले। सिमिलरली ऑडी की सेल्स में 18% कंट्रीब्यूशन सैलरीड प्रोफेशनल्स का है और अगर मर्सिडीज के आंकड़े देखें तो इनकी ओवरऑल सेल्स में जो 15% कंट्रीब्यूशन है वो सैलरीड प्रोफेशनल्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक समय था जब ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स ही लग्जरी गाड़ियां खरीदते थे, लेकिन अब सैलरीड प्रोफेशनल्स की बाइंग में भी तेजी से इजाफा देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में अभी भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज भी AQI बेहद खराब सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। दिल्ली का एवरेज AQI 344 है। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हवा भी बेहद खराब है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ काफ़ी समय से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी जंतर मंतर में कई लोग जमा हुए और प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और साकेत के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर विवेक नांगिया ने बताया कि आप अपने बच्चों को इस जहरीली हवा में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बाहर जाके खेलो कूदो एंड बाहर का एक्सपोजर लो, किंतु अब समय नहीं है कि हम कह सके उनको। अब बहुत जरूरी है कि हम उनको इंडोर्स ही रखें। बाहर की स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज, ये मैराथन्स, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अभी इस समय। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी को अभी रिस्ट्रिक्ट करें, बाहर का मूवमेंट को जो बेयर मिनिमम है उतने में रिस्ट्रिक्ट करके रखें। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आम लोगों के लिए कल से शुरू हो रहा है। इस साल की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बार के ट्रेड फेयर में कुछ दुर्लभ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या खास है इस बार के ट्रेड फेयर में, बता रहे हैं रोहन सिंह। कभी आपने सोचा है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले की दुनिया कैसी होती होगी, और अगर आपको एक मौका मिले तो क्या आप उसका एक हिस्सा लेना चाहेंगे? अगर आप जुरासिक डायनासोर्स एरा में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पेविलियन के साथ ही है। यहाँ पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पुराने फॉसिल्स आपको अलग अलग तरह के देखने को मिल जाएंगे। एमोनाइट है, यहाँ पे वेल के बोन है जो किसी जमाने में रहा करते होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक 100 मिलियन साल पुराना फॉसिल का टुकड़ा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे
कुछ और भी फॉसिल्स हैं, पूछते हैं। सर ये बताइए क्या क्या यहाँ पे है? सर ये यहाँ पे डायनासोर का पूरा एक जॉ है। ओके, ये भी ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये डायनासोर का एक जॉ है। ये शार्क का एक टूथ है जो जमीन में दफन हुआ है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। और यहाँ पे एक फिश फॉसिल है, इसका नाम है किनीशिया जी। और ये मेगालोडॉन शार्क टूथ है, ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। और ट्राइलोबाइट, दीज आर द फर्स्ट क्रीचर ऑन अर्थ। ओके, तो ये पहले के जीव है पृथ्वी के। और यहाँ वेल, और ये एक बड़ा सा ये हमें जो एमोनाइट है, इतना बड़ा, उसका पूरा फॉसिल हो गया है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें भी और भी हैं, इसलिए तुरंत हाजिर होते हैं। आप भी कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले के आरोपी उमर उन नबी के करीबी जसीर बिलाल यानी दानिश को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। जसीर बिलाल यानी केवल तकनीकी मदद नहीं देता था, बल्कि उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरे हमले की योजना बनाने में भी वो सक्रिय भूमिका निभा रहा था। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था और दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये वीडियो धमाके से 2 महीने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाला गया था। मकसद ग्रुप से ज़्यादा लोगों को जोड़ना और कट्टर बनाना था। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लेने के लिए अन्य नेताओं के साथ आज पटना के गांधी मैदान पहुंचे। उनके साथ सम्राट चौधरी और मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में हो रहे शपथ ग्रहण की समारोह की व्यवस्थाओं का खुद से जायजा लिया। और बिहार में गुरुवार को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां चल रही है। मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर मंत्री पद के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। इसीलिए कल देर रात जेडीयू नेता संजय झा और जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली रवाना हुए। बीजेपी के पास बिहार विधान परिषद के सभापति का पद पहले से है। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उसे मिल जाए। इसी तरह डिप्टी सीएम के पद के जरिए जातीय समीकरण को कैसे साधा जाए, इस पर भी बात अभी बाकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि कल पहले बीजेपी विधायक दल और फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में करारी शिकस्त की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगा है और कहा है कि उनका अभियान जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि पश्चाताप के लिए 20 नवंबर को वो और उनकी पार्टी के लोग एक दिन का उपवास रखेंगे। प्रशांत किशोर चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में उपवास रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई होगी, लेकिन उन्होंने जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का गुनाह नहीं किया है। अभी वो भले हार गए हों, लेकिन एक दिन जन स्वराज की जीत होगी। बिहार में उनका अभियान जारी रहेगा और जो लोग सोच रहे हैं कि वो बिहार छोड़ देंगे, वो गलत फहमी में है। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने
जन सुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है, इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को संजीवनी मिली, लेकिन उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में बाजी विपक्ष के हाथ नहीं लगी। आखिर क्यों? आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। मोदी की धमक, विपक्ष लेगा सबक। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।